बात होगी सीएम योगी की, जिनकी मंत्रियों के साथ में हो चुकी है बैठक शुरू। आज बैठक बुलाई गई है कैबिनेट की। बैठक में विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में कैबिनेट की बैठक आज बुलाई गई है। बैठक में विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी, मंत्रियों के साथ में चर्चा होगी, फीडबैक लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है, यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर महामंथन का दौर चल रहा है। बैठक में विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। यूपी में आज बैठक शुरू हो चुकी है, क्योंकि 11 बजे का वक्त था और 11 बज चुके हैं। तो ऐसे में सीएम योगी की मंत्रियों के साथ में बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम योगी की मंत्रियों के साथ में बैठक शुरू हो चुकी है। खबर यह है कि इस बैठक में खासतौर पर जो मंत्री हैं उनके साथ में आज महामंथन होगा और यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचलें तेज हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। खबर यह है कि यहाँ पर जो तमाम उनके मंत्री हैं उनके साथ में चर्चा होगी उपचुनाव को लेकर, आगामी उपचुनाव को लेकर, और साथ ही साथ फीडबैक्स भी लिए जाएंगे। तो ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है यूपी के लिहाज से। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर तेज हुई राजनीतिक हलचल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक बुलाई है। कुछ दिन पहले अपने विधायकों से चुनावी हार का फीडबैक भी लिया था और इस बीच अब खबर है कि उपचुनाव में 10 की 10 सीटें जीतने के लिए रणनीति पर काम होगा। फीडबैक इस बीच लिया जाएगा। विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक कर रहे हैं। 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर बनाए गए मंत्री भी शामिल होंगे। जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं वो शामिल होंगे। हर सीट पर 3-3 मंत्रियों के अलावा संगठन से एक पदाधिकारी की तैनाती भी की गई है। यहाँ देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी क्योंकि उपचुनाव की है, तो ऐसे में उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। और ये जो 9 विधायक हैं ये सांसद बन गए हैं, इसलिए सीट खाली हुई है। लोकसभा चुनाव में 9 विधायकों के सांसद बनने के बाद एक तो कटहरी सीट खाली हुई, मिल्कीपुर, करहल, फूलपुर, करहल से खुद क्योंकि अखिलेश यादव आपको याद होगा कि चुने गए थे, और फूलपुर की बात करते हैं, मझवा, गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी, खैर विधानसभा ये सीट, इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ सीट, इन पर उपचुनाव होना है। सीसामऊ की सीट सपा के विधायक इरफान सोलंकी को 7 वर्ष की सजा होने के बाद खाली हुई है। करहल, कुदरंकी, कटहरी, मिल्कीपुर, सीसामऊ सीटों पर जहां सपा का कब्जा रहा, वहीं फूलपुर, खैर, गाजियाबाद सीट भाजपा की रही। मीरापुर की सीट पर एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी और मझवा की सीट पर निषाद पार्टी का विधायक रहा। सीधे अवनीश विद्यार्थी का रुख करते हुए यूपी एडिटर हमारे अवनीश विद्यार्थी, बैठक शुरू हो चुकी है, अभी तक क्या कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं? देखिए, बैठक के लिए मंत्री पहुंच चुके हैं। जो प्रभारी मंत्री जिनको दायित्व दिया गया इन सभी 10 सीटों का, करीब 16 से ज्यादा ऐसे मंत्री हैं जिनको दायित्व दिया गया है। 3-3 मंत्रियों की कैटेगरी बनाई गई है और उन मंत्रियों को इन जगहों पर जो है भेजा गया था फीडबैक के लिए। मंत्रियों ने दौरा किया था और उसी दौरे के आधार पर अपनी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट को संगठन के साथ साझा करेंगे ताकि जो कोर कमेटी की बैठक हो उसके बाद जो नाम तय करके जाए, जो नामों का पैनल जाए, जिसको संसदीय बोर्ड से मान्यता दिलानी हो, उन नामों में वो दावेदार शामिल हो जो सीट जीत सकते हो। बीजेपी के लिए ये 10 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें नाक का सवाल बन गई हैं, खासतौर पर तब जब 2027 में एक बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का होना है और उससे पहले लोकसभा के चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में एक बार फिर अब कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास लौटाना है, नेताओं का आत्मविश्वास लौटाना है वो रसूख जो पार्टी ने बीते दिनों में हासिल किया था। कार्यकर्ताओं का दमखम, कार्यकर्ताओं के भरोसे एक बड़ा कैडर जो है वो पार्टी ने तैयार किया था। उत्तर प्रदेश के अंदर बूथ तक पार्टी का स्ट्रक्चर था, लेकिन 2024 के चुनाव में समीकरणों के सामने कहीं न कहीं ध्वस्त दिखाई पड़ा ये कैडर, और यही वजह रही कि उसको रीस्ट्रेंथन करने की कोशिश, जिसका आह्वान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, चाहे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, ब्रजेश पाठक, भूपेन्द्र चौधरी, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्य समिति की जो उत्तर प्रदेश की बैठक हुई थी उसमें किया था। और बार बार ये कहा था कि जो भ्रांतियां फैलाई गई विपक्ष के द्वारा, चाहे आरक्षण को लेकर के, जातिगत जनगणना को लेकर के या फिर रिजर्वेशन को लेकर के, इन तमाम भ्रांतियों को दूर करते हुए अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सामने रखना और एक बार फिर यूपी की खोई हुई जमीन बीजेपी के पाले में वापस लानी है। बड़ी बात यह, करहल, कुंदरकी, कटहरी, मिल्कीपुर, सीसामऊ ये वो सीटें हैं जहां पर सपा का कब्जा रहा। जाहिर तौर पर अब अगर विपक्ष को करारा जवाब देना है तो बीजेपी इन सीटों पर भी और ज्यादा फोकस कर रही होगी। तो अभी फीडबैक की बात करते हैं, तो किस तरह का फीडबैक है जो ये प्रभारी मंत्री लेकर पहुंचे हैं? इसको लेकर कुछ खास जानकारी है क्या अभी आपके पास?
देखिए, दो तीन इंपॉर्टेंट जो है बिंदु हैं इसको लेकर के। एक तो ये कि जो सीटें, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के दबदबे वाली सीटें हैं, उनके वोट बैंक का वहां पर रसूख है, उनका अपना प्रभाव है कि 2022 में भले वो विधानसभा चुनाव हारे थे लेकिन उन सीटों पर उन्होंने अपना दमखम दिखाया था। जैसे अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट है जहां से लालजी वर्मा लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। लालजी वर्मा पार्टी कोई भी रही हो, बीएसपी रही हो, समाजवादी पार्टी में वो आ गए, लेकिन लगातार चुनाव जीतते रहे। तो ऐसे में इस तरह की सीटों को बीजेपी कैसे जीत पाएगी, क्योंकि अम्बेडकर नगर में विधानसभा चुनाव में सारी सीटें हार गई थी बीजेपी 22 में। तो ऐसे में, और लोकसभा की सीट भी अभी 2024 में हार गई, तो कैसे उस सीट को जीत पाएंगे, ये मुश्किल सवाल होगा। ठीक उसी तरीके से करहल की सीट है, मैनपुरी के अंदर, आपको पता अखिलेश यादव ने वहां से इस्तीफा दिया, वो वहां से विधायक थे। तो किस तरीके से उस सीट को जीतना है, क्योंकि वहां दबदबा बड़ा है, यादव वोट बैंक बड़ी संख्या में वहां पर है, तो ऐसी सीट को कैसे जीत पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। और ठीक इसी तरीके से अगर आप कुंदरकी की बात करें, जो मुरादाबाद की सीट है, जहां से जो वर्क साहब थे जिनकी डेथ हो गई, उनके जो पोते थे जो अब संभल से सांसद हैं, वो विधायक हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर, वो सीट कैसे, क्योंकि वहां भी समीकरण इसी तरीके से हैं जो समाजवादी पार्टी को बहुत फिट बैठते हैं, तो वो सीट कैसे जीतनी है। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई इस वक्त बता दें आपको, जिनका जिक्र अभी अवनीश भी कर रहे थे कि उपचुनाव में प्रभारी मंत्रियों को जिम्मा सौंपा गया। अब किसको कहां का जिम्मा है? अनिल कुमार सोमेंद्र तोमर को मीरपुर की जिम्मेदारी दी गई है, राकेश सचान दयाशंकर सिंह को फूलपुर का जिम्मा दिया गया है, सुनील शर्मा ब्रजेश सिंह को गाजियाबाद का जिम्मा दिया गया है, लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह को खैर का जिम्मा दिया गया है, स्वतंत्र देव सिंह और संजय निषाद दयाशंकर मिश्र को कचहरी का जिम्मा दिया गया है, अनिल राजभर आशीष पटेल को मझवा की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये प्रभारी मंत्री जिनका जिक्र अभी करें कि किसको किस सीट पर कहां जिम्मेदारी दी गई है, और अब ये लोग फीडबैक्स लेकर पहुंच चुके हैं। इस बैठक में फीडबैक दिए जाएंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है और किस तरीके से हम यहां पर पार्टी की जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं। अवनीश, अब देखिए, अगर सीटों का विश्लेषण करें, अगर आप मिल्कीपुर को देखें, फैजाबाद की सीट जो जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के पाले में जाती रही, हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में वहां पर बीजेपी के गोरखनाथ ने जो है सफलता पाई थी, लेकिन फिर 2022 में अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के नए सांसद हैं वो जीतने में कामयाब हुए। तो कई बार वो इस सीट पर जीत चुके हैं, लिहाजा उनका बेटा इस सीट से दावेदार है। फिलहाल इस सीट पर सूर्य प्रताप शाही जो अयोध्या के प्रभारी मंत्री भी हैं, उनको जिम्मेदार दिया गया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और मयंकेश्वर शरण सिंह जो पास के अमेठी जिले से आते हैं, उनको मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, उनको ये जिम्मा सौंपा गया। उनके साथ साथ इसी तरीके से स्वतंत्र देव सिंह जो कुर्मी समाज से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, कदावर नेता है पार्टी के, जल शक्ति मंत्री हैं, उनके जिम्मे सौंपा गया है। आशीष पटेल को भी लगाया गया है। दरअसल ये सीट जो है वो लालजी वर्मा की सीट है, लालजी वर्मा की बेटी दावेदार है उस सीट से, और ऐसे में कुर्मी मतदाताओं को कैसे वहां पर लामबंद किया जाए, इसीलिए जो दोनों प्रभारी बनाए गए, स्वतंत्र देव सिंह और आशीष पटेल, दोनों कुर्मी समुदाय से आते हैं, एक बीजेपी की तरफ से, एक अपना दल की तरफ से। तो पार्टी की कोशिश यही है कि समीकरणों को, जातिगत समीकरणों को जो विपक्ष का है उसको तो ध्वस्त किया जाए, साथ ही एक अच्छा विकल्प वहां पर लेकर आया जाए। फूलपुर की सीट वहां पर राकेश सचान और दयाशंकर सिंह को लगाया गया है। दयाशंकर सिंह को अच्छा कुशल संगठनकर्ता माना जाता है और राकेश सचान भी इसी तरीके से वहां पर काम करेंगे। मझवा सीट अनिल राजभर की, वो आते वाराणसी से, वाराणसी की शिवपुर विधानसभा से विधायक हैं, राजभर समाज में उनका अपना प्रभाव जो भी है, उनको मझवा की जिम्मेदारी दी गई है। मझवा मिर्जापुर की सीट है जहां से रमेश बिंद अब जो भदोही से सांसद है बीजेपी के, वो सीट खाली हुई है। बीजेपी के कोटे की सीट थी, मतलब निषाद पार्टी से वहां पर विधायक करते थे। गाजियाबाद सदर की सीट, गाजियाबाद से विधायक है सुनील शर्मा, उनको वहां का प्रभारी बनाया गया क्योंकि अतुल गर्ग वो सांसद बन गए गाजियाबाद के। तो इसी तरीके से मीरापुर जो आरएलडी के कोटे की सीट थी, चंदन चौहान वहां से जो है बिजनौर से सांसद हो गए हैं। तो अनिल कुमार जो कैबिनेट मंत्री एकमात्र हैं आरएलडी कोटे से, उनको वहां पर प्रभारी बनाया गया और साथ में सोमेंद्र तोमर को लगाया गया है। खैर की सीट जो है वो लक्ष्मी नारायण को दी गई है। पश्चिमी यूपी में एक बड़ा चेहरा है बीजेपी के जाट समुदाय से, लगातार सरकार उनको मंत्री बनाते रही है। वो बीजेपी की सरकारों में भी दोनों में मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री, और बीएसपी की सरकार में भी कदावर मंत्री के तौर पर रहे। कुंदरकी की सीट जो मैं आपको कह रहा था, मुरादाबाद की सीट, धर्मपाल सिंह और जेपीएस राठौर को वहां पर जो है जिम्मेदार बनाया गया है। समीकरणों के साथ साथ एक और बात भी चल रही है जो हम लोग लगातार चर्चा में सुन रहे हैं कि बीजेपी ये भी कोशिश कर सकती है, कि प्रयोग कर सकती है कि मीरापुर या कुंदरकी में से किसी एक जगह अल्पसंख्यक समाज के किसी प्रत्याशी पर दांव लगाया जाए, भले उसके लिए
कोटे की सीट यानी गठबंधन की सीट भले उसको दी जाए, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के किसी उम्मीदवार को भी उतारा जाए, इस बात को लेकर के काफी चर्चा है। खासतौर पर मुरादाबाद की कुंदर की सीट को लेकर के कहा जा रहा है कि वहां पर अल्पसंख्यक समाज से कोई उम्मीदवार जो है वो पार्टी उतार सकती है। ऐसे ही सीसामऊ की कानपुर की सीट है, बेहद प्रतिष्ठित सीट है, लगातार समाजवादी पार्टी जीतती रही है। वहां के जातिगत धार्मिक समीकरण जिस तरीके के हैं वो बेहद मुश्किल है बीजेपी के लिए। ऐसे में उस सीट पर भी विकल्प पर विचार किया जा रहा है कि क्या उपचुनाव में नया प्रयास किया जा सकता है जिसके जरिए सियासी समीकरणों को साधा जा सके। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। इस बीच एक और अहम जानकारी, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक, सोर्सेज के हवाले से खबर है जुलाई के अंत में सीएम डिप्टी सीएम की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी बैठक में मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो बीजेपी शासित राज्यों के सीएमओ की बैठक होगी, जो सीएम रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, उनकी बैठक होने जा रही है। जुलाई के अंत में सीएम डिप्टी सीएम की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। तो खबर यह कि जुलाई के अंत में ये बैठक हो सकती है। और अब बड़ी बात यह कि जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो देखिए, जो बीजेपी शासित राज्य होंगे उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा होंगे। अवनीश, इसको लेकर भी कोई अपडेट आपके पास है क्या? देखिए, फिलहाल तारीखें नहीं तय हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि लोकसभा सत्र एक तरफ चल रहा होगा, दूसरी तरफ बीजेपी अपनी तैयारी भी कर रही होगी। वक्त जाया नहीं करना चाहती बीजेपी, शायद इसी वजह से सीएम, डिप्टी सीएम उनके हैं, उनको सबको दिल्ली बुलाया जाएगा, बाकायदा इस पर मंथन किया जाएगा और रणनीति बनाई जाएगी कि आने वाले दिनों में चाहे हरियाणा का चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव की जो सीटें हैं उन पर मतदान होना हो, किस तरीके की तैयारी हो, किस पॉलिटिकल लाइन के साथ बीजेपी चले, विपक्ष के एजेंडे को कैसे काउंटर करे, चाहे जातिगत जनगणना हो, संविधान बचाने की बात हो या पीडीए की बात हो, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कहा गया कि पीडीए बहुत चला, तो इन तमाम समीकरणों को कैसे ध्वस्त किया जाए, किस एग्रेशन के साथ बीजेपी आगे चले, इस बात को लेकर के रणनीति जो है उसमें तय की जाएगी। और ये माना जा रहा है कि बैठक जो है वो जुलाई के आखिरी सप्ताह में दिल्ली में होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की तरफ से दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाग लेंगे। जी देखिए, जाहिर तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भले ही नतीजे मन मुताबिक ना आए हो, लेकिन उसके बाद तुरंत प्रभाव से हम देख रहे हैं कि एक्शन मोड जारी है। एक तरफ यूपी के उपचुनाव को लेकर भी, दूसरा संगठनात्मक तौर पर भी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीतियों पर काम हो रहा है। और यही वजह है कि कभी मुख्यमंत्री तो कभी नेताओं का दिल्ली आने का सिलसिला लगातार जारी है। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है अवनीश तक, फिर से वापस लौटेंगे उनके पास। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर देखिए 2-3 महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनको समझना होगा। टीम तब तक जरा फिक्स करे ताकि हम उनसे कनेक्ट हो पाए। देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, 10 सीटों पर ये उपचुनाव होंगे, जिनमें ये खाली क्यों हुई सीटें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 9 विधायक तो सांसद बन गए। इनमें कटहरी, मिल्कीपुर, करहल, फूलपुर, मझवा, गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी और खैर विधानसभा सीट। इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी उपचुनाव होना है। और बहुत ही बारीकी से अवनीश ने बताया कि कौन सी सीट कहां किस जिले की है और उसके बाद में वहां पर क्या कुछ सियासी समीकरण बने हुए हैं। अभी रिपोर्ट्स क्योंकि तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, रिपोर्ट्स को लेकर कुछ इनपुट है कि पार्टी की स्थिति क्या है, क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि ये क्लियर है कि जातिगत आधार पर समीकरणों को साधने की कोशिशों में इस वक्त बीजेपी जुटी हुई है और इसीलिए बारीकी से गणित को बिठाया जा रहा है और कुछ नए प्रयास की भी तैयारी है। जी हाँ, बिल्कुल, समीकरण तो बिठाए गए, फीडबैक भी लिया गया, उम्मीदवारों को लेकर के भी एक बात होगी, लेकिन संगठन का बड़ा इसमें अहम रोल है। संगठन कैसे दिशा तय करता है, किस तरह के उम्मीदवारों को तय किया जाता है, जातिगत समीकरणों का क्या ध्यान रखा जाता है, किस तरीके के उम्मीदवार, उनका पैनल यहां से भेजा जाता है, किस जाति को कहां मौका देना है, ये तमाम बातें बीजेपी में संगठन तय करता है। और ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही संदेश जाता है और उसी पॉलिटिकल लाइन पर क्षेत्रीय अध्यक्ष पैनल भेजते हैं, वो कोर टीम में आता है, कोर टीम से संसदीय बोर्ड में जाता है और वहां फिर जो इलेक्शन कमेटी है बीजेपी की, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, वो उसको हरी झंडी देती है। यही बात यहां पर भी अपनाई जानी है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि संगठनात्मक तौर पर इसकी जिम्मेदारी कैसे तय होती है और बीजेपी कोर कमेटी जो उत्तर प्रदेश की है वो इसको लेकर के कैसे आगे बढ़ती है। जी बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, यूपी में तैयारी जोरों पर है और यूपी में होने वाले उपचुनाव के साथ साथ आगामी जो राज्य जिनमें विधानसभा चुनाव होना है वहां की स्ट्रेटेजी पर भी काम शुरू हो चुका है और उसके लिए बकायदा जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री है उनको भी बैठक के लिए बुलाया गया है। और खबर यह है कि महीने के आखिर में ये बैठक होने जा रही है।